नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं रणजीत सिकंदर आपके सामने। हमने यूट्यूब पे हिंदी के कुछ टॉपिक किए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और शब्द युगम के। ठीक है, और हमने तत्सम तद्भव को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। ठीक है, हम कुछ प्रश्न करेंगे और उनका उत्तर भी लिखेंगे साथ साथ, और जो बची खुची बातें हैं जुड़ी हुई वो भी इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा जो यूट्यूब पे कंटेंट हुआ है उनका ही मैं लगभग 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वो पढ़ते हैं, उसके बाद अपने दोबारा से कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को, यूट्यूब वाली को। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल और बेसिक प्रश्न है। जैसे इधर आइए। हिंदी के व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है। आइए, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब आपको इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? तो पहला क्वेश्चन है, आप इन ऑप्शंस को पढ़िए और मेरे को बताइए कि हिंदी को मान्यता कब मिली। हिंदी को मान्यता कब मिली, संविधान में कब दर्ज हुई थी, वो आपको बताना है। ठीक है, संविधान में कब दर्ज हुई ये बात कि हिंदी हमारी भाषा होगी और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा मिलता है 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन दिन हम बनाते हैं क्या? हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और बातें सुनिए इसके बारे में। हिंदी संविधान में दर्ज हुई 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में। कौन सा अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद है 343 से 351 तक। 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था जो हमने देखा। 14 सितंबर 1949 का सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। अनुच्छेद 343 में। अब 343 का पहला ही भाग है जिसमें ये लिखा गया है कि राष्ट्र की जो भाषा होगी यानी भारत की भाषा होगी वो हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये 343 के 1 नंबर भाग में लिखा गया है। ठीक है, 343 से लेके 351 तक है। वैसे तो ये देखो, यहाँ पे 351 भी तो है सर, है ना? ठीक है, तो 348 भी बीच में आ रहा है। तो उसने ये बात लिखी है कि संघ की भाषा, राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अब संघ की भाषा और लिपि के बारे में चर्चा पहले ही अनुच्छेद यानी 343 में ही की जाती है। ठीक है, तो 343 में भी किसमें की जाएगी? पहले वाले भाग में की जाएगी। नेक्स्ट आइए। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। अब बताइए, देवनागरी जो लिपि होती है जिसमें कै को इस प्रकार लिखा जाता है, ख को इस प्रकार लिखा जाता है, ग को इस प्रकार लिखा जाता है, ये देवनागरी लिपि के चिन्ह है। आप इन चिन्हों के द्वारा कौन सी और भाषाएं पढ़ते हैं? देखो, फ्रेंच नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ये आपकी रोमन भाषा में, रोमन लिपि में लिखी जाती है फ्रेंच। हाँ, मराठी पढ़ सकते हो। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी? देवनागरी ही लिपि में मराठी लिखी जाती है। अंग्रेजी, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। चीनी भी इसी में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप बताइए जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसमें और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में हमारी एक आती है पहली, क्या? संस्कृत भाषा। ठीक है, दूसरी आती है हिंदी भाषा, तीसरी आती है नेपाली भाषा, चौथी आती है मराठी भाषा। कौन सी? मराठी भाषा। तो ये इतनी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी गई? देवनागरी लिपि में लिखी है। और देवनागरी लिपि के जो चिन्ह हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ये है देवनागरी लिपि के चिन्ह। ठीक है, आई कहानी समझ में क्या सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा कि
हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा है, तो और कौन सी भाषा है, मराठी है भाई। हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत भी है, नेपाली भी है, मराठी भी है, लेकिन यहाँ मराठी ऑप्शन में है, इसलिए मराठी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो एक लिपि है, उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। तो इस ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भाषाओं का जन्म होता है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही किसका जन्म होता है? ब्राह्मी लिपि से ही किसका जन्म होता है? अधिकतर हिंदी में अधिकतर भारतीय भाषाओं का जन्म किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। इसी ब्राह्मी लिपि के आगे प्रारूप निकले हुए हैं। ठीक है, ख्रोष्टी नहीं है, शारदा नहीं है, कुटिल नहीं है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। चलिए, वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत किस भाषा में रचित है? तो वाल्मीकि कृत है तो संस्कृत में ही दोनों, लेकिन कौन सी संस्कृत है? चलिए, मैं आपको संस्कृत के दो रूप बता चुका हूं लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में। संस्कृत के दो रूप होते हैं। पहला एक था जिसका नाम है वैदिक संस्कृत। कौन सा भाई? वैदिक। और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना होती है, वेदों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में, और लौकिक में रचना होती है महाभारत और रामायण की। ठीक है, तो महाभारत और रामायण, ठीक है, रामायण किसके द्वारा रचित? वाल्मीकि कृत। कृत का मतलब होता है रचना। ठीक है, और व्यास द्वारा, महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत की जो रचना है वो क्रमशः किस भाषाओं में लिखे गए हैं? तो दोनों ही किस में लिखे गए हैं? लौकिक भाषाओं से लिखे गए हैं। दोनों ही किस में लिखे गए हैं? लौकिक भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर जो बनेगा वो बनेगा, रामायण जो है ये भी लौकिक संस्कृत से, और महाभारत है ये भी लौकिक संस्कृत से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप, मैंने अभी बताया, राजभाषा के रूप में भारतवर्ष में हिंदी को दर्जा मिला है। कि भारत में हिंदी का दर्जा क्या है? राजभाषा है। देखो, राष्ट्रभाषा नहीं होती है। राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र में ऐसी भाषा जिसको 75% लोग समझे, सुने और लिख सकें। जिसको 75% लोग समझे, सुने और लिख सकें, वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी भाषा नहीं बनी जिसको 75% लोग समझ सकें, बोल सकें, यानी जनसंख्या का 75% लोग समझ सकें या बोल सकें। ठीक है, तो लगभग हिंदी है जो लगभग 66% लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए हिंदी को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? राजभाषा का दर्जा। राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और सभी भाषाओं में सर्वोत्तम है हिंदी, सबसे ऊपर ऐसी भाषा है जिसको लगभग 66% लोग समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? एक अपभ्रंश हुआ था, आपको पता है। मैंने आपको काफी बार क्लास में भी बता दिया और अभी भी बता देता हूं कि हिंदी जो है ये संस्कृत के एक रूप से बनी है। संस्कृत एक जगत जननी भाषा थी। इसके दो रूप प्रचलित थे। पहला था वैदिक और दूसरा था लौकिक। वैदिक लौकिक इधर हो गया तो इधर आ जाएगा वैदिक। ठीक है, ये पुराना रूप था, ये नया रूप था। इससे एक नई भाषा निकलती है जिसका नाम क्या है? पाली है। और फिर इससे एक नई भाषा निकलती है जिसका नाम क्या है? प्राकृत है। ठीक है, और इस प्राकृत में एक अपभ्रंश होता है जिसका नाम है सौर सैनी अपभ्रंश। क्या नाम है? सौर सैनी अपभ्रंश। इस सौर सैनी अपभ्रंश से ही किसका जन्म होता है? हमारी हिंदी भाषा का जन्म होता है। हमारी हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश से होता है। तो हिंदी का जन्म बेसिकली मूलतः एक अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटना या नया रूप देना। ठीक है, नया रूप, नया रूप। ठीक है, तो मेरे को बताइए, जब किसी भाषा में बदलाव आता है, जब कोई नई भाषा गढ़ी जाती है, नई भाषा आ जाती है, तो उसको काफी समय लगता है। लगभग 500 साल के बाद एक भाषा दूसरे भाषा में बदल जाती है। ठीक है, अचानक से नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि कल लौकिक चल रही थी और आज पाली बन चुकी है, ऐसा नहीं हुआ। लगभग 400-500 सालों के बाद, 400-500 साल बीतने के बाद लोगों में भाषाओं के मूल शब्दों में विकार उत्पन्न होने लग गया। और मूल शब्दों में जब विकार उत्पन्न हुआ तब एक नई भाषा जन्म ले लेती है। ठीक है,
आपको पता है कि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग बोलते हैं। किसी स्थान विशेष में कुछ चीजें अलग बोली जाती हैं, किसी स्थान विशेष पर कुछ चीजें अलग बोली जाती हैं, ठीक है। तो मेरे को बताइए, एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे गोलगप्पे होते हैं ना, इनके बहुत सारे नाम है। तो कभी ना कभी ये आगे चलकर अलग अलग भाषाओं में वर्गीकृत हो जाएंगे। तो एक जो भाषा होती है ये एक से ज्यादा रूपों में बदल जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर भाषा का जन्म किससे होता है? अपभ्रंश से हुआ है, टूटने या नए रूप से हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? अभी बता चुका हूं मैं, अभी बताया, बताओ क्या है इसका आंसर। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। अभी बताया मैंने, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे मानी गई? सौर सैनी अपभ्रंश से। और सौर सैनी अपभ्रंश किससे निकला हुआ है? ये प्राकृत भाषा से निकला हुआ है, सॉरी, प्राकृत भाषा से निकला हुआ है। कौन सा? सौर सैनी अपभ्रंश। और ये जो प्राकृत भाषा है ये किससे निकली थी? पाली से निकली थी। और पाली किससे निकली थी? लौकिक से निकली थी। लौकिक संस्कृत का किसका रूप है? लौकिक कौन सी भाषा का रूप है? संस्कृत का। तो संस्कृत जो है ये जगत जननी भाषा है, ठीक है। इसी से सौर सैनी बनती है और यहीं से किसकी उत्पत्ति हो गई? हिंदी की उत्पत्ति हो गई है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहोगे? भी भाषा लिखने के लिए मेरे को कबूतर लिखना है ना, तो कबूतर लिखने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? कै का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये जो चिन्ह लगाए हैं, मेरे को किसने कहा था कै को इसे ऐसा ही लिखना है? मेरे को किसने कहा था बै को ऐसा लिखना है? मेरे को किसने कहा था तै को ऐसा लिखना है? मेरे को किसने कहा था रै को? ये कहा किसने था? लिपि ने कहा था। लिपि कहती है कि तुम देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी का यूज कर रहे हो, हिंदी लिखना चाहते हो, तो मेरे चिन्ह लो। और मेरे चिन्ह का मतलब कै को ऐसे लिखना है, बै को ऐसे लिखना है, रै को ऐसे लिखना है और तै को ऐसे लिखना है। आई कहानी समझ में? तो लिपि ही हमें बताती है कि मेरे चिन्ह क्या है। उन्हीं चिन्हों को व्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए, तभी जाके एक भाषा लिखी जाती। तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहोगे? लिपि कहोगे। इसका उत्तर लिपि रहेगा। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दो दिवस होते हैं हिंदी के दो दिवस हैं। सुनिए बात, हिंदी जो है इसके दो दिवस मनाए जाते हैं। पहला जो मुख्य जो दिवस है वो 14 सितंबर को आता है। 14 सितंबर को आएगा पहला और मुख्य दिवस। दूसरा जो दिवस आता है वो 10 जनवरी को आएगा। दूसरा जो दिवस आता है वो कब आएगा? 10 जनवरी को आएगा। दोनों दिवसों में अंतर समझना। 14 सितंबर को मनाया जाता है भारतीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारतीय या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अपने राष्ट्र का हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये बना दी, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कहूं या फिर इसका एक और नाम लिख सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो तारीख है वो रहती है क्या? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए 10 जनवरी को एक सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुआ था 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी उस दिन तारीख थी। तो 10 जनवरी को रखा गया कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। और हमारा भारतीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को, ठीक है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना। तो उसने पूछा क्या है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय कब होता है? 14 को। अंतर्राष्ट्रीय कब होता है? 10 जनवरी। 14 सितंबर, दोनों का ध्यान रखना। मातृभाषा दिवस होते रहते हैं, बोली दिवस ये भी यहाँ पे नहीं पूछा गया। चलिए आइए, अब यहाँ तक तो क्वेश्चन थे, 10 प्रश्न थे किसके? हिंदी के वर्ण विचार, सॉरी, हिंदी का उद्भव और विकास था 10 प्रश्नों में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
वर्ण विचार के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। दिए गए विकल्पों में संवर्त स्वर का उदाहरण कौन सा है? संवर्त का मतलब होता है मुख का प्राय क्या होना? बंद होना। मुख का प्राय क्या होना? बंद सा प्रतीत होना। ठीक है, तो ये मुख क्या हो जाएगा? बंद सा प्रतीत होगा। मुख प्राय बंद सा प्रतीत होगा। तो मुख प्राय बंद सा किस में प्रतीत हो रहा है? ठीक है, विवर्त का मतलब होता है खुलना। तो विवर्त नहीं पूछा, अगर विवर्त पूछता तो हम कहते हैं मुख पूर्ण खुला रहेगा। पूर्ण खुला रहेगा। ठीक है, पूर्ण खुला रहेगा। और यहाँ मुख क्या है? बंद सा प्रतीत होगा। तो मुख बंद कब प्रतीत होता है? जब ई स्वर का उच्चारण करते हैं। ई बोल के देखिए, मुख ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बंद हो चुका है, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या रहेगा? ई रहेगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन रहेगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको काफी बार बताया है कि महाप्राण को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। महाप्राण का फॉर्मूला क्या है? 24। क्या है? 24। और महाप्राण में कौन कौन आता है? सॉरी, 24 आ गया ना। महाप्राण में 3 शय भी आते हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, ये 3 शय भी क्या है? महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए अब महाप्राण वर्णों में ढूंढ लीजिए। अलप प्राण का मतलब पहला तीसरा पांचवा होता है। पहला तीसरा पांचवा होता है। और अंतस्थ क्या होते हैं? अलप प्राण। है भी क्या होता है? महाप्राण। है भी क्या है? महाप्राण। ठीक है, तो चलिए अब हमने पहले से ये बातें पढ़ रखी हैं, तो कौन सा वर्ण महाप्राण होता है? तो मेरे को बताइए, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ये कौन सा है? ये पांचवा है। ये कौन सा है? ये तीसरा है। ये कौन सा है? ये किस में आएगा? अंतस्थ में आएगा। किस में आता है? यह रह लह वे क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। तो ये अंतस्थ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये होते हैं अलप प्राण। क्या होते हैं? अलप प्राण। अंतस्थ जो है, ये रे ले वे, ये चारों क्या हैं? अंतस्थ होते हैं। और जो अंतस्थ होते हैं, ऐसे ए याद रखने को मैंने बोला था, ऐसे ए याद रखोगे तो इसका मतलब ये किस में आएंगे? अलप प्राण में आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा उत्तर अलप प्राण हो जाएगा। ये अलप प्राण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अलप प्राण हो जाएगा। अच्छा, भय क्या है? भय, भय कितने नंबर का है? भय आता है 4 नंबर पे। पै फै बै बै, तो 4 नंबर पे आता है। तो 4 नंबर वाला कौन होता है? महाप्राण होता है। तो उसने पूछा ही क्या है हमसे? महाप्राण पूछा है। क्या पूछा है भाई? महाप्राण पूछा है। कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। यही क्या है? हमारा महाप्राण है। ठीक है, नहीं कहानी समझ में। निम्नलिखित में से च वर्ण कौन सा है? तो मेरे को बताइए, च वर्ण किस में आता है? च कितने नंबर पे आता है? पहले तो ये देखो, च आता है सर 1 नंबर पे। और पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। और अगर मैं गूंज के आधार पे वर्गीकरण करूं, तो पहला और दूसरा ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं भाई? अघोष होते हैं। किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता है। तो च वर्ण कौन सा है? अघोष है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर च छ क ख ट ठ प फ, ये सारे क्या है? अलप प्राण, सॉरी अघोष होते हैं। क्या होते हैं भाई? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इसका उत्तर अघोष रहेगा, क्योंकि च 1 नंबर पे आता है। आइए नेक्स्ट आइए। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर मैंने स्वर बताए थे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए थे। जीव के 3 भाग होते हैं। अगर अग्र से बोले जाए, अगर मध्य से बोले जाए, अगर पश्च से बोले जाए। ठीक है, तो अग्र से बोले जाएंगे तो अग्र स्वर हो जाएंगे, मध्य से बोले जाएंगे तो मध्य स्वर, और पश्च से बोले जाएंगे तो पश्च स्वर। बोलो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के होते हैं जीवा की सक्रियता के आधार पर। ठीक है, जीवा कहाँ कहाँ से सक्रिय रह रही है उसके आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ण का अर्थ नहीं है। देखो, मैंने आपको 3-4 बातें हमेशा ध्यान में रखने को बोली थी। एक तो होता है ये वर्ण, इसका मतलब होता है रंग। जैसे वर्ण विक्षेपण सुना है? वर्ण विक्षेपण, वर्णों का विक्षेपण, तो रंग भी होता है। इसका वर्ण कोई स्वर या व्यंजन भी होता है। मैंने बताया था ना, स्वर या व्यंजन। वर्णों के कितने प्रकार को होते हैं? स्वर या व्यंजन। ठीक है, 2 अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ बताता हूँ, जाति। आपको पता है जाति 4 जातियां हुआ करती थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, 4 जातियां हुआ करती थी। ठीक है, तो 4 जातियां हैं तो उनको बोला जाता था वर्ण। 4 वर्णों में समाज को बांटा हुआ था। तो ये जाति भी होती है। हमने पढ़ा होगा, वर्ण क्रम व्यवस्था चलती थी पहले, 4 जातियां ही मानते थे। ठीक है, तो ये वर्ण जो है ये जाति को भी बताता है। तो बताइए, रंग को बताएगा, जाति को बताएगा, अच्छा अक्षर को बताएगा, अक्षर यानी स्वर या व्यंजन को भी बताएगा वर्ण। ठीक है, और जैसे क है तो क क्या है? अक्षर है, और अक्षर ही क्या है? ये व्यंजन है, और व्यंजन ही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। व्यंजन ही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये भी बताएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है अभी वर्ण।
आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो उसने पूछा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, आकाश। ठीक है, एक ये वाला वर्ण आ जाए तब आपको क्या करना है, जिसने मेरी क्लास ली है वो बता सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घाव। क्या हो जाएगा भाई, घाव। ठीक है, अगर ये वर्ण आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। जिसने क्लास लगाई है शब्द युगम की वो बता सकता है। वर्ण का मतलब होता है चुनाव करना। क्या, चुनाव करना। वर्ण का मतलब क्या होता है, चुनाव। एक जो ये बताएगा वो भी अच्छी बात है। वर्ण का मतलब हाथी होता है। क्या होता है भाई, हाथी होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं। चलिए आगे आइए। स्पर्श और संघर्षी व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं। स्पर्श भी एक साथ है, संघर्षी भी एक साथ है। संघर्षी का मतलब क्या होते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगा। जहां मुख को संघर्ष महसूस हो, इसका मतलब ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। और जहां ऊष्मा उत्पन्न होगी वहां ऊष्मीय वायु बाहर आएगी, वहां ऊष्मीय वर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मीय वर्ण को लिख दो। आपको पता है ऊष्मीय ये वाले होते हैं भी, शय सै सै है। ये चार मैंने कभी ऊष्मीय में बताए होंगे। ये चार मैंने किस में बताए हैं, ऊष्मीय में। तो ये भी होने चाहिए साथ में ऊष्मीय, और इन्हें ही कहते हैं क्या, संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं, संघर्षी, ऊष्मीय या संघर्षी। और क्या कहा है उसने, स्पर्श भी है। और स्पर्श का मतलब होता है कै से लेकर मैं तक जो पांच पांच की लाइनें होती हैं, पांच लाइनें होती हैं, यानी 25 वर्ण है। ठीक है, कै से लेकर च तक जो 25 वर्ण है। ठीक है, कै से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण है, इनकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को बताइए यहाँ पर, मेरे को बता दीजिए यहाँ पर उसने क्या कहा है, स्पर्श भी होने चाहिए और संघर्षी भी होने चाहिए। संघर्षी का मतलब इनमें से आना चाहिए कोई, संघर्षी का मतलब इनमें से आना चाहिए, और स्पर्श का मतलब इनमें से आना चाहिए। तो मेरे को बताइए यहाँ पर स्पर्श, अच्छा ये देखिए यहाँ पे कै आ रहा है, सै आ रहा है, भय आ रहा है, पै आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये आ गया। ठीक है, बाकी सारे क्या है, स्पर्श है, कैसे लेके पहले ये सारे ही स्पर्श दे रखे हैं। ये स्पर्श के साथ क्या है, संघर्षी है, और इधर भी स्पर्श के साथ संघर्षी है। तो उसके दोनों उत्तर क्या है, सही माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक शायद बै था, यहाँ पे बै है, तो इसका ये उत्तर नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ख बै गै टै, तो नीचे वाला आंसर बिल्कुल सही है, कै सै भै पै। ठीक है, ये देखो ये तीन क्या है, क्या है तीन, स्पर्श व्यंजन। और ये दो क्या है, ये एक क्या है, संघर्षी व्यंजन। तो उसने स्पर्श और संघर्षी एक साथ कहाँ लिखे हुए हैं, 4 नंबर ऑप्शन में लिखे गए हैं। आई कहानी समझ में। चलिए नेक्स्ट आइए। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, री ध्वनि भाई किस स्वर के अंतर्गत आती है, मेरे को बताइए। री की चर्चा कहाँ हुई थी, री क्या है मेरे को बताइए, स्वर होती है या नहीं। और स्वर सारे क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। क्या होते हैं भाई, अलप प्राण होते हैं। और स्वर सारे क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। स्वर सारे अलप प्राण के साथ साथ घोष वर्ण होते हैं। अलप प्राण के साथ साथ घोष वर्ण होते हैं। दूसरी बात, मेरे को बताइए ये जो री है ये कौन सी श्रेणी में आती है, लघु की श्रेणी में आती है या नहीं आती। लघु या ह्रस्व स्वर मैंने जब बताया होगा तब आपने लिखा होगा ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जो सारे के सारे क्या हैं, छोटे हैं। ये चार मैंने छोटे बताए थे, 7 मैंने बड़े बताए थे। ठीक है, तो बताओ कौन से हैं। ये भी उत्तर सही है, ह्रस्व की श्रेणी में आएगी। ठीक है, लघु या ह्रस्व स्वर। और घोष वर्ण भी है। ठीक है, तो किस में आने वाली है ये, घोष में भी आएगी और ह्रस्व स्वर में भी आएगी, क्योंकि घोष वर्ण भी होती है, स्वर घोष होते हैं, और ह्रस्व स्वर भी होता है। ठीक है, लघु या ह्रस्व स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। तो यहाँ दोनों उत्तर सही हैं। स्वर किसे कहोगे, स्वर किसे कहते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ो, जिसका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। परिभाषा ये थोड़ी हो सकती है कि जिसका उच्चारण लघु या दीर्घ हो वही स्वर होता है, ये कोई परिभाषा वाली बात नहीं है। उसने कहा है जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के साथ होता है। ये बात सही है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध या बाधा के होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है स्वर। तो इसका बी उत्तर सही है, ये नहीं हो सकता। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता, भाई स्वर का उच्चारण स्वरों की सहायता से कैसे हो जाएगा, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से। जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, गलत बात, नाक और मुख दोनों से नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए। हिंदी वर्णमाला में ङ और ए क्या होते हैं, ये हमने कहा था। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या क्या होती है, 11। स्वरों की संख्या क्या है, 11। व्यंजनों की संख्या हिंदी में मैंने 33 बताई। क्या इन 33 और 11 में ये शामिल थे क्या, दो नहीं थे।
इनको मैंने कहा था क्या, अयोग वाह। क्या कहा था, अयोग वाह। तो ये है अयोग वाह, सी उत्तर इसका राइट माना जाएगा। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे वो क्या कहलाते हैं, प्लूत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भी, प्लूत स्वर कहलाएंगे। और इसका मैंने उदाहरण बताया था क्या, ओम। ठीक है, इसका मैंने उदाहरण बताया था ओम, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है ओम। ठीक है, तो जिनका उच्चारण दीर्घ से भी ज्यादा समय ले ले, ठीक है, ओम का मैंने उच्चारण करके बताया होगा शायद, ओम। तो कितना समय लिया, बहुत ज्यादा समय लिया। तो एक स्वर ऐसा है जो अपने हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। मंत्र वगैरह उच्चारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, श्लोक वगैरह दोहे वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेगा, तो वो इसका नाम मैंने बताया था प्लूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। अंतिम पंचमाक्षर हिंदी व्याकरण के कौन से होते हैं, ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो हिंदी व्याकरण के ये 5 पंचमाक्षर होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुनासिक होता है। नाक और मुख दोनों से बोला जाता है। पहले वाला क्या है, उ है। दूसरा है, पहले वाला क्या है, उ है। दूसरा है ण, फिर ण, फिर न, फिर मैं। आई कहानी समझ में। इसको बोलना है कंठ से, इसको बोलना है तालू से, इसको बोलना है मसूड़ों से, इसको बोलना है दांतों से, इसको बोलना है होठों से। बता दिए मैंने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुनासिक। तो इसका सही उत्तर अनुनासिक यानी ए ऑप्शन ठीक रहेगा। उत्क्षिप्त व्यंजन है, मैंने उत्क्षिप्त व्यंजनों के कई नाम बताए थे जो शामिल नहीं है हिंदी में, पहले नहीं थे, 2 और जोड़े गए थे जो गिनती में 33 के अलावा थे, वो मैंने बात बताई थी। इसका नाम उत्क्षिप्त भी है, इसका नाम गृहीत व्यंजन भी है, इसका नाम ताड़नजात भी है, इसका नाम द्विगुण भी है, इसका नाम द्विस्पृष्ट भी है। इतने नाम थे, ये 5 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और जहां भी इन 5 का नाम आए, ये 2 हैं भाई, ध्यान से सुनना। ये तो हैं कौन से, टे और टे वाली लाइन में, और ये दोनों आएंगे तो टे वाली लाइन में, लेकिन इनके नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता या बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा उत्क्षिप्त वर्ण कहलाता है। आई का नहीं समझ में क्या, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिए। च, त्रय और ग की गणना, क की गणना, त्रय की गणना और ग की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि कारण क्या है वो आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। च, त्रय और ग की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि च, त्रय और ग की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। सही बात है। इनका प्रयोग केवल तत्सम में, तत्सम में तो किया जाता है लेकिन केवल तत्सम में नहीं किया जाता, ये एक बात गलत है। ये अर्ध स्वर नहीं माने जाते। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, ये और वह, ये 2 हिंदी में अर्ध स्वर माने गए थे। ठीक है, ये पूर्ण स्वतंत्र व्यंजन है, गलत बात। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही रहेगा, ये संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर होते हैं, बताया हुआ है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। मेरे को बताओ, नीचे का होठ काट दो, इसका मतलब कौन सी ध्वनि नहीं बोल सकते इनमें से आप। तो सबसे पहले होठों से संबंधित कौन सी ध्वनि है वो आप बोल सकते हैं। जैसे ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, यानी होठों से बोले जाने वाले, पै, फै, बै, बै। ठीक है, तो ये पै वाली जो लाइन है, पै है, पै है, पै है, पै है, मैं है, ये सभी होठों से बोले जाने वाले व्यंजन है। अगर दोनों होठ जो हैं हमारे, 2 होठ जो हैं, ये आपस में जब आपस में टकराएंगे तभी किसकी ध्वनि निकलेगी, पै वर्ण की। पै वर्ग सारा का सारा इसी से बोला जाएगा। तो यहाँ पर बिना होठों की सहायता से हम क्या नहीं बोल सकते, पै वर्ग नहीं बोल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात क्या। तो काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो यहाँ पर बै ध्वनि के उच्चारण में क्या होगी, कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसमें बै आ रहा है। आगे देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण बताइए मेरे को कौन सा है। अल्प प्राण की क्या ट्रिक बताई थी मैंने। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो सभी स्वर अल्प प्राण है। ये तो क्या है भाई, अल्प प्राण है, सही बात है। कै और गै, पहला तीसरा, देखो अल्प प्राण है या नहीं, सही बात है। यह और ध, ये अल्प प्राण, यह तो होता है क्योंकि अंतस्थ किस में आते हैं, अल्प प्राण में है।
और ये कौन सा है भाई, चौथा है, ये नहीं आएगा, ये चौथा आ गया, ये भी नहीं आएगा, तो इसके दोनों उत्तर सही होंगे। अलप प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उत्तर ये कर देता कि अलप प्राण स्वर कौन से हैं, तो वो आपको बताने होते पहले ऑप्शन में, तो पहला उत्तर रह जाएगा। अलप प्राण व्यंजन बताने होते अकेले, तो उत्तर रह जाता दूसरा। तो यहाँ पे वर्ण लिखा है, जिसका मतलब दोनों बताऊंगा मैं, दोनों उत्तर ही सही माने जाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि पेपर में ऐसे सवाल आएंगे या ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें दोनों उत्तर सही होंगे। पेपर वाला भी हिंदी का ही टीचर होगा ना, जिसने बनाया वो तो हिंदी का ही टीचर होगा, तो ऐसे ऑप्शन डालता नहीं है। तो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, इसलिए डल गई, या इनमें से ये पूछना कौन सा नहीं है कौन सा है, इस प्रकार से कोई मिस्टेक हो जाती टेक्निकल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर में आपको एक ही उत्तर वाला मिलेगा, यानी एक ही आपको विकल्प चुनना होगा, दो विकल्प एक साथ सही नहीं हो सकते, बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि जिसने पेपर बनाया वो तो भी हिंदी का टीचर होगा ना, ठीक है, तो वो पेपर में गड़बड़ी नहीं करेगा। तो यहाँ तो टाइपिंग में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो ऑप्शन सही है तो कोई चक्कर नहीं है। आओ, कौन सी बात गलत है, इसने गलत बात पहचानने को बोला है, गलत बात पहचाननी है, मेरे को बताइए। सबसे पहले चेक करो कि ये ध कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, ठीक। ये बै कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। लिख लिया करो ताकि मिस्टेक रहने के, गलती होने के चांस कम रहे। है कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। अब सबसे पहले घोष क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा। तो मेरे को बताइए, अच्छा ये क्या चौथा है, तो तीसरा चौथा पांचवा हो सकता है, घोष वाला सही आ गया, ठीक है। महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा, चौथा, और ठीक है। अलप प्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। तो मेरे को बताइए, चौथा है ना, तो सैघोष तीसरा चौथा पांचवा होता है, चौथा आ रहा है, सही बात है। महाप्राण दूसरा चौथा होता है। दंत्य है क्या, द, दंत्य है क्या, द, सही बात है, क्योंकि तय, थ, तय, थ, द, ध, न, ये सारे क्या होते हैं, दंत्य। इसका मतलब पहला वाला क्या है, सही है, गलत है नहीं है, उसने गलत का चुनाव करना है, ठीक है। उसके बाद ये सैघोष, सैघोष क्या होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा है, सही बात है। ओष्ठ्य है क्या, पै फै बै बै, अभी मैंने बताया था ओष्ठ्य होते हैं। महाप्राण है क्या, महाप्राण तीसरा जो है वो क्या होता है, तीसरा जो है वो क्या होता है, महाप्राण कहते हैं दूसरे और चौथे को, लेकिन ये तो क्या है, तीसरा है, तो ये हमारा क्या है, गलत उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत उत्तर। बाकी को चेक कर लो। एगोस है क्या, ठीक है, एगोस पहला दूसरा होते हैं, सही है। तालिव्य है क्या, सही बात है। अलप्राण है क्या, सही बात है। अच्छा, ख दूसरा है। कंठ्य है क्या, कंठ वाली लाइन में आता है, कै वाली लाइन। महाप्राण दूसरा है, सही बात है। एगोस, एगोस क्या होते हैं भाई, एगोस मैंने यहाँ लिखे हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो यहाँ पे एगोस बच गया पहला और दूसरा, ये लिखे पड़े हैं, तो ये भी है, दूसरा भी है, तो बाकी सारे सही है। बे ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। बे ऑप्शन क्या है, एकदम से सही है भाई, बे ऑप्शन। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए आगे वाला प्रश्न हल कीजिए। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता, जब भी दो आधे अधूरे आ जाएं, एक पूरा एक अधूरा, तो उसको कहते हैं युग्मक ध्वनि। कौन सी ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि नहीं कहते, इसे कहेंगे युग्मक ध्वनि, ठीक है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, युग्मक ध्वनि। चलिए, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण है, अब बताइए ओष्ठ्य कौन से होते हैं। ए और आ क्या होते हैं, ए और आ मैंने पढ़ाया, कंठ्य होते हैं। ई क्या होती है, तालव्य होती है, बताया हुआ है या नहीं, ऑनलाइन क्लास में बताया हुआ है या नहीं। ऊ क्या होता है, ऊ, होठों की आकृति जब बदल जाती है तब उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ऊ ऊ ओ औ, इनको बोलते समय होठ वृत्ताकार हो जाते हैं, इसलिए ये क्या है, ओष्ठ्य वर्ण। कौन सा है, ऊ है, डी उत्तर आपका सही रहेगा। आगे चलिए, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य, काकल्य का मैंने कहा था, काकल्य को कंठ्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ्य कहते हैं। दूसरी बात, इसी का दूसरा नाम होता है अली जीवा, बताई हुई है ये मेरी बातें, आप यूट्यूब पे जाके क्लास देख सकते हैं, आपको सारा का सारा वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल से, ठीक है। और सारा का सारा सॉल्यूशन डिटेल से मिलेगा, जिसने आप अगर संपूर्ण हिंदी का कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो वो हमारी नानक क्लासेस ऐप पर संपूर्ण हिंदी के नाम से कोर्स है, और वो संपूर्ण हिंदी के नाम वाला कोर्स है, वो उसमें ए टू जेड यानी जीरो से लेके हीरो लेवल तक की पूरी हिंदी है। नोट्स भी हैं, पैनल पीडीएफ भी है, सब कुछ है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी उसमें उपलब्ध करवाई गई है, सारा कुछ इसमें। यानी हिंदी के नाम पर अगर किसी भी ब्राह्मण में कोई चीज़ है तो वही है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। क्योंकि हिंदी अगर पढ़नी है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़नी है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, ठीक है। समझ गए हो मेरी बात को, ठीक है। तो चलिए, अली जीवा, अली जीवा
किसको कहते हैं? कंठे को कहते हैं अलीजीवा, और इसी का नाम होता है काकल्य वर्ण। जिसने वो कोर्स नहीं लिया है, अगर वो हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहे वो एसआई की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड में हिंदी की व्याकरण है, फर्स्ट ग्रेड में हिंदी की व्याकरण है, और जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं सब में कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन पक्के आते हैं हिंदी के। चाहे आप सीटेट में देख लो, ठीक है, चाहे आप रीट में देख लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। हिंदी जो है इसमें कम से कम न्यूनतम बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन, और एलडीसी जैसी भर्ती परीक्षाओं में 50, और एसआई जैसी भर्ती परीक्षाओं में 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं व्याकरण के। ठीक है, तो इसलिए हमारी हिंदी व्याकरण मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है, ठीक है, कम प्राइस में है, ठीक है, वो आप जाके आज ही उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसने नहीं किया, ठीक है। और अलग से अगर रीट की वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है तो रीट का हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ्य, काकल्य या जो अलीजीवा होता है वो एक ही होता है वर्ण। कौन सा होता है वर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा है, इसका उत्तर हो जाएगा है। चलिए ये क्वेश्चन आप हल कीजिए, मेरे को बताइए रय का विवरण। उसने रय का विवरण पूछा है कि रय कैसा वर्ण है, ठीक है, रय का विवरण पूछा है कि रय कैसा है, तो आप मेरे को बता दीजिए कि रय कैसा वर्ण है। रय कैसा वर्ण है भाई, रय कैसा है? लुंठित सैगोस अलप्राण व्यंजन, पार्श्विक सैगोस महाप्राण व्यंजन, सैगर्सी एगोस अलप्राण व्यंजन, स्पर्श एगोस महाप्राण व्यंजन। मैं रय को भली भांति जानता हूं, मैं रय का वर्गीकरण अलग से लिखूंगा, और मैं रय का वर्गीकरण अलग से लिखूंगा, तो मेरे को बताइए पहली बात मैं क्या लिखूंगा? ये सर लुंठित होता है। क्या होता है? लुंठित होता है। लुंठित होता है क्या रय? लुंठित होता है, इसको प्रकंपित भी बोलते हैं, लुंठित कह दो, प्रकंपित कह दो, बात एक ही है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखूंगा रय के बारे में? ये सर ये रय लय में आता है, इसका मतलब ये सर अलप प्राण होता है। क्या होता है? सॉरी, अलप प्राण नहीं, अंतस्थ होता है। क्या होता है भाई? अंतस्थ की श्रेणी में आता है। और अंतस्थ किस में आते हैं? अलप प्राण में आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये रय लय है, ये 5 मैंने घोष वर्ण बताए थे तो उसमें भी आता है, तो ये घोष वर्ण भी है। बोलने की स्थिति में रय को कहाँ से बोला जाता है? सर मूर्धन्य होता है। रय जो होता है ये मूर्धन्य होता है, रय जो होता है ये मूर्धन्य होता है। तो रय जो होगा वो मूर्धन्य होगा। आप मेरे को बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा? तो आप लोग मेरे को बताइए रय का विवरण जो है ये लुंठित है, अंतस्थ है, या घोषवर्ण है, मूर्धन्य है। मैंने रय का विवरण उधर लिख दिया, तो मेरे को बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? घोष कह दो या सहघोष कह दो, बात है कि लुंठित है, सहघोष है, अलग प्राण है, व्यंजन है। पहला उत्तर ये आपका क्या हुआ? सही हुआ। पार्श्विक नहीं होगा, पार्श्विक लय को कहते हैं। संघर्षी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ महाप्राण में नहीं आएगा, अलग प्राण में आता। तो तीनों ऑप्शन वैसे कट हो चुके हैं, एक ही उत्तर बचा है पहले वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या ये हमारा स्टार्ट हो गया तत्सम तद्भव का विवरण। यहाँ से शब्द विचार स्टार्ट हो चुका है भाई। क्या स्टार्ट हो चुका है? शब्द विचार। तो ये हमारा शब्द विचार स्टार्ट हो चुका है। शब्द विचार के प्रश्न हम आगे वाले क्लास में लेके आएंगे। आज वर्ण विचार और हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। शब्द विचार के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।